हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। एवं जो इसका लैम्डा रीजन होता है, वेवलेंथ रीजन होता है, वो होता है 190 से लेके 800 नैनोमीटर तक। ये देखिए, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं उनके लिए जो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन होता है वो होता है 100 से लेके 800 नैनोमीटर, और 100 से 190 नैनोमीटर जो रीजन है वो है निर्वात अल्ट्रावायलेट रीजन, और फिर 190 से 400 नैनोमीटर का जो रीजन है वो है निकट पराबैंगनी क्षेत्र। इस निकट पराबैंगनी क्षेत्र में ही हम जो अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करते हैं। एंड 400 से 800 नैनोमीटर का जो दृश्य क्षेत्र है उसमें हम विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा एक अणु की संरचना का अध्ययन करते हैं। ये देखिए, डेफिनेशन है कि किसी यौगिक के अणुओं द्वारा दृश्य एवं पराबैंगनी क्षेत्र की ऊर्जा का अवशोषण करने पर हमें जो है 200 से लेके 800 नैनोमीटर क्षेत्र में जो बैंड प्राप्त होते हैं, और इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, और इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये देखिए, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल का ये डायग्राम है। इसके बाद में इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है कि हम जो है एक लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करते हैं। डेट मीन्स जो अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल रीजन है उसमें जिस लैम्डा पे जो है अणु मॉलिक्यूल जो है अधिकतम अवशोषण करता है प्रकाश का, तो उस लैम्डा मैक्स का और जो अवशोषण की तीव्रता है उसके बीच में हम जो है आलेखन करते हैं, और हमें अगर कई उच्छिष्ट कई लैम्डा मैक्स प्राप्त होते हैं तो उनकी सहायता से जो है हम अणु की संरचना को ज्ञात करते हैं। जनरली यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग जो है हम कॉन्जुगेशन इन डबल बॉन्ड को कैलकुलेट करने में लेते हैं। अब जो है सोर्स क्या है यूवी रेडिएशंस के, तो वो है हाइड्रोजन ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैम्प एंड टंगस्टन फिलामेंट। उसके बाद में एक नियम आता है लैम्बर्ट बियर लॉ। ये नियम कहता है कि जब जो प्रकाश है, प्रकाश कौन सा, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल जो लाइट है, जब हम उसको किसी सैंपल जिसकी संरचना हमें अध्ययन करना है उसमें से गुजारते हैं, तो जो आपतित रेडिएशंस हैं और जो पारगमित रेडिएशंस हैं उनकी जो तीव्रता में जो कमी आती है, तो डेट मीन्स वो जो तीव्रता में कमी है उसका रीज़न है कि जो सैंपल में जो यौगिक रखा हुआ है उसने प्रकाश का अवशोषण कर लिया है। तो यहाँ पे उस यौगिक के रेस्पेक्ट में जो एब्जॉर्बेंस है, ये देखिए डायग्राम है, तो यौगिक के रेस्पेक्ट में जो एब्जॉर्बेंस और ऑप्टिकल डेंसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक तो जो यौगिक है उसकी सांद्रता के, और जो जिसमें हमने जो सैंपल लिया है उसका लेंथ कितना है, तो वो है लंबाई के। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं A इज़ प्रोपोर्शनल टू C इंटू L। यहाँ पे एप्सिलॉन क्या है, मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट है, और यहाँ पे C क्या है, सांद्रता है, और L क्या है यहाँ पे लंबाई। एब्जॉर्बेंस को हमने बताया है लॉग का बेस 10 I0/I, और यहाँ पे एप्सिलॉन CL। ठीक है, यहाँ पे जो है लिमिटेशन क्या है बियर लैम्बर्ट्स लॉ की, ये बताता है कि सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए, और टेम्परेचर मस्ट भी कांस्टेंट रहना चाहिए ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो बियर लैम्बर्ट्स लॉ से हम क्या कर सकते हैं, जो अननोन सॉल्यूशन है उसकी हम जो है सांद्रता कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो नॉन सॉल्यूशन दिए गए हैं, ज्ञात विलयन हैं, उनकी हमें सांद्रता ज्ञात उनकी सांद्रता में ज्ञात है, और उनका एब्जॉर्बेंस हम कैलकुलेट करते हैं और ग्राफ प्लॉट करते हैं। अब क्या होगा, जो अननोन सॉल्यूशन है जिसकी जो सांद्रता है वो जो ज्ञात सॉल्यूशन के ही मध्य की सांद्रता है, तो अब जब हम उसका एब्जॉर्बेंस निकालेंगे स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, तो इस एब्जॉर्बेंस के माध्यम से जो है उस अननोन सॉल्यूशन की जो है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनिक अवशोषण बैंड की उत्पत्ति। तो यहाँ पे कौन कौन से जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कोई भी यौगिक बनता है या अणु बनता है तो उसमें सिग्मा बंध भी होते हैं, पाई बंध भी होते हैं। तो जो सिग्मा बंध हैं वो अधिक मजबूत होते हैं, पाई बंध जो है वो कमज़ोर होते हैं।
सिग्मा बंध और पाई बंध जो हैं वो है इलेक्ट्रॉन का साझा से बनते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनका अगर ट्रांजिशन होता है तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे जो है जिस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन परमाणविक कक्षक में होते हैं उसी प्रकार अणु के अंदर भी क्या होते हैं, आणविक कक्षक होते हैं। और ये आणविक कक्षक कौन कौन से हैं, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं तो उसमें क्या होगा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। एक ऐसी नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते, तो वो इलेक्ट्रॉन्स किस में पाए जाते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में पाए जाते हैं। और यहाँ पे जो है ये स्टार लगा रखा है तो ये इसका मतलब है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये उच्च ऊर्जा के बनते हैं। और नीचे जो है सिग्मा और पाई बंध हैं, इसमें जो है बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगा वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, ऐसे ही क्या है, पाई टू पाई स्टार है, एन टू सिग्मा स्टार है और एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। अब आपको यहाँ देखना है कि एक तो किस ट्रांजिशन की जो तीव्रता है वो अधिक होगी और कम होगी। तो उसका है कि जो ट्रांजिशन जिसमें सिमेट्री मेंटेन है वो ट्रांजिशन की जो है तीव्रता अधिक होती है। जैसे सिग्मा टू सिग्मा स्टार में जो है सममित मेंटेन है, सिमेट्री कांस्टेंट है, इसलिए इसकी तीव्रता आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। ऐसी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की जो सिमेट्री है वो मेंटेन है, इसलिए इसकी तीव्रता ज़्यादा मिलेगी। एन टू सिग्मा स्टार और एन टू पाई स्टार की जो सिमेट्री है वो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं और वहाँ पे पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए सिमेट्री मेंटेन नहीं है, इसलिए जो है आपको यहाँ पे जो है तीव्रता कम मिलेगी। ठीक है, अब इनको हम लैम्डा के अनुसार देखते हैं। तो जो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है उसके लिए एनर्जी की आवश्यकता ज़्यादा है, इसलिए इनकी जो वेवलेंथ क्या कौन सी रीजन में आएगी, ये लगभग 150 नैनोमीटर के आसपास, 150 नैनोमीटर के आसपास इनकी लैम्डा मैक्स मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे मेथेन के लिए आप लैम्डा मैक्स कितना होता है, 125 नैनोमीटर होता है। और ये सिग्मा टू सिग्मा स्टार जो ट्रांजिशन है वो किस में पाए जाते हैं, वे यौगिक जिनमें केवल सिग्मा बंध होते हैं उनमें ही जो है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस होते हैं। फिर उसके बाद में आता है एन टू सिग्मा स्टार। तो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन किस यौगिक में होगा, तो उसमें जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन, ये जो परमाणु हैं जब किसी यौगिक में सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं तो उनमें जो है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन आपको मिलेगा। फिर जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किस में मिलेंगे, तो ये जो है जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उनके अंदर जो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलता है। जैसे हो गया एथीन, हो गया एथीन के लिए लैम्डा मैक्स कितना आता है, 217 नैनोमीटर आता है। ठीक है, और एसीटोन हो गया, तो एसीटोन में यहाँ पे दो प्रकार के ट्रांजिशन हैं, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक तो डबल बॉन्ड भी है, तो वो हो गया पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एंड सेकंड है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन क्या होते हैं, जैसे उसमें क्या होगा, जो ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, वे परमाणु जिन पे इलेक्ट्रॉन युग्म हैं तथा वे उस परमाणु से जुड़े हैं किसी दूसरे परमाणु से डबल बॉन्ड के माध्यम से जुड़े हुए हैं। जैसे कार्बोनिल कंपाउंड हो गए, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, तो इनमें जो है कार्बोनिल जो कार्बन है वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो उसमें पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन युग्म है इसलिए, और वो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसकी जो लैम्डा में उसमें क्या है, एनर्जी कम चाहिए, एनर्जी का जो अंतर है वो कम है, जबकि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए एनर्जी का अंतर क्या है, ज़्यादा है। इसलिए एन टू पाई एसीटोन के केस में आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे दो लैम्डा मैक्स मिलती है। एक तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो लैम्डा मैक्स है वो आपको मिलेगी 279 नैनोमीटर पे, एंड पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के लिए जो लैम्डा मैक्स मिलेगी वो आपको मिलेगी 190 नैनोमीटर के आसपास आपको वो लैम्डा मैक्स मिलती है। तो ये लैम्डा के अनुसार हो गया और तीव्रता के अनुसार हो गया। और आपको क्या करना है, यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में लैम्डा और जो तीव्रता है उसके बीच में जो है हम आलेखन करते हैं। फिर एक पॉइंट आता है के बैंड एंड बी बैंड क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बेंजीन के रेस्पेक्ट में जो बेंजीन है उसमें जो है
के बैंड का मतलब है कि कॉन्जुगेशन के कारण से जो लैम्डा मैक्स आती है, और जो है इनकी तीव्रता क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे ही कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो तीव्रता का मान भी बढ़ता है। बी बैंड में क्या आता है, ये एरोमेटिक जो यौगिक होते हैं उनमें जो है लैम्डा मैक्स जो मिलती है उसे हम बी बैंड कहते हैं, और इनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है। तो आप ये देख रहे हैं बेंजीन के रेस्पेक्ट में के बैंड और बी बैंड। और यहाँ पे जो है एप्सिलॉन और जब लैम्डा के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, अगर इस ग्राफ के माध्यम से यहाँ पे 4 टर्म्स हैं, बेथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट, इनको बताया गया है। अगर लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता है तो उसे हम कहते हैं बेथोक्रोमिक शिफ्ट या रेड शिफ्ट। अगर लैम्डा मैक्स का मान कम होता है तो उसे हम कहते हैं हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। और ऐसी अगर तीव्रता के रेस्पेक्ट में देखें तो अतिवर्णक और अधोवर्णक, अतिवर्णक का मतलब है हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और अधोवर्णक का है हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, तो तीव्रता का बढ़ने का मतलब है अतिवर्णक और तीव्रता का कम होने का मतलब है अधोवर्णक शिफ्ट होना। ठीक है, इनको हम अभी आपको मैं आगे ये विथ एग्जांपल समझाऊंगा। अब देखिए ये जो एथीन है इसके अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है जब ये यूवी एंड विजिबल लाइट को अवशोषित करता है तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है वो कौन सा होता है, पाई टू पाई स्टार। और पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होने के कारण से हमें जो है लैम्डा मैक्स प्राप्त होती है। तो एथीन में कौन सा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है जिसके कारण से जो है इसका यूवी एंड विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, उसका रीजन है पाई टू पाई स्टार। अब देखिए कॉन्जुगेशन से क्या होता है, जैसे एथिलीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन है, तो इसमें क्या होगा जब अनुनाद बढ़ता है। देखिए एथीन में एक ही बॉन्ड है, एक ही डबल बॉन्ड है, और 1,3-ब्यूटाडाइन में कितने डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है। तो कॉन्जुगेशन के कारण से आप देख रहे हैं कि जो बॉन्डिंग और बंदी और अबंदी एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स है उनके बीच में जो है एनर्जी गैप क्या हो गया, कम हो गया। एनर्जी गैप जो है कम होने से जो है लैम्डा का मान बढ़ जाता है। तो आप देखेंगे कि कॉन्जुगेशन के कारण से जो है लैम्डा का मान बढ़ता है और तीव्रता का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। तो देखिए लैम्डा का मान बढ़ रहा है, इसे हम क्या कहेंगे, रेड शिफ्ट कहते हैं या बेथोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। और जो तीव्रता का मान बढ़ रहा है उसे हम हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो आप ये टेबल से देख सकते हैं। देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है, एथिलीन है, फिर ब्यूटाडाइईन है और फिर हेक्साट्राइईन है। तो ये जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं इनमें क्या होगा, कॉन्जुगेशन के कारण से जो एनर्जी गैप है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए लैम्डा का मान क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये टेबल बना रखी है एथिलीन के केस में। तो आप यहाँ देख रहे हैं एथिलीन के केस में जो है लैम्डा, फिर ब्यूटाडाइईन के केस में 217 पे है, और हेक्साट्राइईन के केस में कितना आ गया, 253 पे। तो यहाँ पे जो है लैम्डा का मान बढ़ रहा है, इसे क्या कहते हैं हम, बेथोक्रोमिक शिफ्ट। और जो तीव्रता है उसका मान भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इसलिए इसको हम कहेंगे हाइपरक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। ठीक है, फिर है डाइईन के लिए वुडवर्ड फिजर नियम। तो वुडवर्ड फिजर ने क्या किया, जो डाइईन आपने देखा उनकी जो है हम लैम्डा मैक्स बिना एपरेटस की सहायता से, बिना इंस्ट्रूमेंट की सहायता से हम जो है वुडवर्ड फिजर नियम के माध्यम से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये वुडवर्ड ने क्या बताया, एक डाइईन सिस्टम है उसके लिए ये टेबल बना रखी है। तो उसमें जो होमो एनुलर डाइईन है उसके लिए जो लैम्डा मैक्स लेके चला है, बेस वैल्यू है वो 253 नैनोमीटर है। और हीटेरो एनुलर रिंग के लिए बेस वैल्यू क्या है, 214 नैनोमीटर है। अब अगर इसमें कोई डबल बॉन्ड जो कॉन्जुगेशन बढ़ाने वाला है वो जुड़ा हुआ है तो उसके लिए प्लस 30 नैनोमीटर आप जोड़ेंगे। कोई एल्किल प्रतिस्थापी है उसके लिए आप +5 नैनोमीटर जोड़ेंगे। कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो उसलिए उसमें आप +5 नैनोमीटर जोड़ेंगे। अगर ये प्रतिस्थापी सारे जो लगे हुए हैं तो उनके लिए निम्न प्रकार की वैल्यू आपको रखनी है। हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए होमो एनुलर डाइईन क्या है, तो इसमें क्या है कि एक ही साइकिल, एक ही रिंग के अंदर यहाँ पे लैम्डा मैक्स कितना लेना है, 253। और ऐसे ही हीटेरो एनुलर अगर आपको लेना है तो उसके लिए जो लैम्डा मैक्स है वो कितना लेना पड़ेगा, 214 नैनोमीटर। कुल मिला के बात यह है कि हीटेरो की लैम्डा मैक्स कम होती है, होमो की ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हम देखेंगे। पहले तो आप देखते हैं ब्यूटाडाइईन, उसके लिए जो है लैम्डा मैक्स जो होता है 214 नैनोमीटर है परिकलित, और जब एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखते हैं तो वो कितना आता है, 217 नैनोमीटर आता है। अब आपके सामने ये नेक्स्ट ये क्या है, विपक्ष। और
अब आपके सामने एक नेक्स्ट एग्जांपल है। अब आपको बताना है इस कंपाउंड की लैम्डा मैक्स आपको बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वुडवर्ड फिचर्स के द्वारा हम जो है इसकी लैम्डा मैक्स बताएंगे। तो यहाँ पे क्या है, डाइन सिस्टम है। तो यहाँ पे ये 214 नैनोमीटर आपने पुट किया, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ 3 एल्किल लगे हुए हैं, 3 एल्किल आपको दिख रहे हैं। तो इनके कारण से +5 आपको जोड़ना है। ये +5 मैंने कहाँ से लिए हैं, ये देखिए, ये एल्किल प्रतिस्थापी के लिए आपको +5 को ऐड करना है। तो यहाँ पे आप 3 जुड़े हुए हैं, यहाँ पे एल्किल्स 1, 2 एंड 3, इसलिए आपने क्या किया 3 × 5, तो 15 आपको जोड़ना है 214 नैनोमीटर में। तो यहाँ पे लैम्डा मैक्स कितनी आ गई थी 229, और जो प्रेक्षित मान है वो कितना 228। ऐसे ही इस यौगिक का हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा मैक्स। अब आप यहाँ देखेंगे ये कंपाउंड कैसा है, हीटेरो एन्यूलर। हीटेरो एन्यूलर का एग्जाम्पल था कि डबल बॉन्ड जो है अलग अलग रिंग के अंदर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लैम्डा मैक्स है उसके लिए हीटेरो एन्यूलर के लिए जो है अपन ने वुडवर्ड ने कितना बताया 214 नैनोमीटर। फिर यहाँ पे जो है 3 वाले रिंग रेसिड्यू कितने हैं, यहाँ पे 3 है, ये डॉट डॉट से बता रखा है। तो इनके लिए 3 × 5 15 नैनोमीटर। फिर आप देखेंगे OR ग्रुप, ये OR ग्रुप लगा हुआ है, इसके लिए आपने 6 नैनोमीटर लिया है। और एक बाह्य चक्रीय द्विबंध, ये देखिए ये बाह्य चक्रीय द्विबंध है, इसके लिए आपको एक 5 नैनोमीटर ऐड करना पड़ेगा। तो ये 240 नैनोमीटर जो है लैम्डा मैक्स वुडवर्ड फिचर्स के अनुसार आती है इस कंपाउंड की। एक बार आप देख लीजिए इस टेबल के अंदर, ये देखिए OR के लिए आपको कितना लेना है, OR के लिए आपको लेना है +6 लेना है, और एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए आपको कितना लेना है +5 नैनोमीटर। ऐसे ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये क्या है, होमो एन्यूलर डाइईन है, उसमें कितना 253 नैनोमीटर जो है। और यहाँ पे 3 रिंग रेसिड्यू है, ये मैंने डॉट से बता रखा है। तो उनके लिए एक के लिए +5 है, तो 3 के लिए कितना हो गया 15। फिर यहाँ पे कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन हो रहा है, तो आप देखेंगे टेबल में कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन के लिए कितना है +30 है, ये देखिए आप +30 है कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन के लिए। तो आपने यहाँ पे कितना ले लिया, ये देखिए आप होमो एन्यूलर डाइईन ये रहा, और कॉन्जुगेशन एक्सटेंशन इस डबल बॉन्ड से हो रहा है, तो +3 इसका कर दिया। फिर आप यहाँ देखेंगे एक बाह्य चक्रीय द्विबंध भी उसमें उपस्थित है, ये देखिए ये रहा, ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा है, बाह्य चक्रीय द्विबंध है। तो इसके लिए +5 ऐड करेंगे, तो आपको इसका जो लैम्डा मैक्स है वो कितना मिलेगा 303 नैनोमीटर। फिर है सेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, अभी आपने डिस्कस किया था C डबल बॉन्ड O। तो इनके अंदर कौन कौन से ट्रांजिशंस मिलेंगे आपको, एक तो मिलता है K बैंड, वो होता है π2 π ट्रांजिशन के लिए। फिर होता है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, और फिर होता है N2 π ट्रांजिशन 270 से 300 नैनोमीटर पे, इसको हम R बैंड कहते हैं। ये टेबल्स हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि विलायक इफेक्ट क्या होगा जब हम ध्रुवीय विलायक लेते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि जो π2 π ट्रांजिशन है उसमें क्या हो गया, एनर्जी गैप कम हो जाता है और लैम्डा बढ़ती है। तो इससे क्या हो गया, लैम्डा ये हो गया ब्लू शिफ्ट या बेथोक्रोमिक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ऐसे ही N2 π ट्रांजिशन देखेंगे आप, तो N2 π ट्रांजिशन में क्या हो गया, जो है एनर्जी बढ़ गई, तो लैम्डा कम हो गई। और लैम्डा कम हो जाती है तो इसका मतलब ब्लू शिफ्ट हो रहा है। जैसे आपने क्या किया, एसीटोन का लैम्डा मैक्स लिया अध्रुवीय विलायक में, वो कितना है 269 नैनोमीटर। और जब आप एसीटोन का लैम्डा मैक्स लेंगे वाटर के अंदर, तो वहाँ पे क्या होगा, वाटर का एक ध्रुवीय विलायक है, और विलायक की ध्रुवीयता के कारण से आप देखेंगे जो N2 π ट्रांजिशन है वो कितना हो गया 261 पे आ गया, लैम्डा घट गई। क्योंकि लैम्डा इसलिए घटी क्योंकि एनर्जी जो है गैप बढ़ गया। उसका रीज़न क्या है, जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है उस पर इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और वो क्या होंगे, हाइड्रोजन बंध में भाग लेंगे वाटर के साथ में। इसलिए जो है स्थायी जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या होगा, उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई, जिसके कारण से एनर्जी गैप बढ़ गया। एनर्जी गैप बढ़ गया तो लैम्डा कम हो गई, तो लैम्डा अब कितनी आ रही, 270 से घट के 261 पे ही जो है एसीटोन की लैम्डा मैक्स आती है। थैंक यू।